हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। मेरा नाम है शिवांश और आज हम लोग सीडीपी के चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि व्यक्तिक विभिन्नता और व्यक्तित्व से रिलेटेड है। और इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी वो क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करी है, जिसमें पर्सनैलिटी के बारे में जिसमें मैंने बात करी है, वो वाली क्लास जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है। प्लीज़ जाके उसे अटेंड करो। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें उसमें कवर करा दी हैं, कोई भी टॉपिक मैंने उसमें छोड़ा नहीं है। डेफिनीशंस, बुक्स, थिंकर, सभी चीज़ें मैंने कवर कराई, यहाँ तक कि शिक्षण विधियाँ भी मैंने कवर कराई हैं और व्यक्तित्व के परीक्षण की भी विधियाँ मैंने उसमें कवर कराई हैं। तो आप उसको जाके वहाँ से पढ़ सकते हो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहाँ से याद करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस टेस्ट का जो पीडीएफ है वो मैंने कल शाम को 9-10 बजे के बीच में मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन वीडियो है और इस सॉल्यूशन वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो मैं कुछ देर बाद अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं। और जिनको नहीं पता है, ये मैं यूट्यूब पे कंप्लीट सीडीपी का यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री बैच चला रहा हूँ और यही बैच आपके लिए परमानेंट कंटिन्यू रहेगा यूपी टेट के लिए। ये बैच जो है यूपी टेट के लिए, जब तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये आपको फ्रीली अवेलेबल रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज जो मैं करा रहा हूँ उसमें 25 टेस्ट हैं, वो भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, जो कि आप टेलीग्राम पे आके दे सकते हो, ठीक है। चलिए आज अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जूम करने पे जैसा हमेशा होता है कि क्वेश्चंस अगली बार से मैं क्या करूंगा, जब मैं सीटेट की प्रैक्टिस आप लोगों की कराऊंगा ना, तो वहां पे क्वेश्चंस को मैं स्लाइड में रखूंगा। स्लाइड में रखने में क्या होता है कि स्लाइड्स को मैं कट कर लेता हूं ताकि आसानी से क्वेश्चंस दिखते रहेंगे, फिर कैमरा भी ऑन रखेंगे और क्वेश्चंस भी दिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अपना कैमरा ऑफ करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग पूरी करते हैं। आप लोग बैठो, जिनको ईमानदारी के साथ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है वो बैठेंगे, मुझे मालूम है। और ये देखो, ये मैं बहुत अच्छे से इंश्योर कर सकता हूँ, जिसने सारी टेस्ट प्रैक्टिस कर ली सीडीपी में बहुत बढ़िया स्कोर करके आएगा। 26-27 के ऊपर ही मार्क्स जाने वाले हैं, 27 के तो ऊपर ही जाएंगे। 30 में 30 तो अगर आपने थ्योरी कर ली तो आप पक्का 29-30 लेकर आ जाओगे। बट अगर आपने सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस कर ली तो भी आप 27-28 नंबर बहुत आसानी से लेकर आओगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे पहला ही सवाल हमारा क्या कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसे माना जाता है। भाई, व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक हम किसे मानते हैं और उनकी पुस्तक कौन सी है? तो भाई साहब, हम फ्रांसिस गाल्टन को मानते हैं ना, और वो हेरिडेटरी जीनियस उनकी बुक का नाम है। कल हम लोगों ने किया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवालों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरा फोकस हम लोग सवालों पर रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखो, व्यक्तित्व के भीतर मनोदैहिक अवस्थाओं से जुड़ा सवाल है। वह गत्यात्मक संगठन है, कह रहा है व्यक्तित्व के भीतर मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वो गत्यात्मक संगठन है, यानी जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के भीतर ये एक संगठन है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, जो वातावरण के साथ उसका विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो आपको पता है परिभाषा किसने दी? कल मैंने बताया था, आपको ये याद करनी है, डब्ल्यू आलपोर्ट ने दी है, ठीक है, GW आलपोर्ट ने। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम कैट कहते हैं। मैंने कहा था ना, ये सब आप अभी पढ़ लो, बाकी मैं उसमें बहुत अच्छे से आसानी से इसको कवर करा दूंगा, डोंट वरी। तो कैट से जुड़ा सवाल है, कह रहा है जिसको हम कैट कहते हैं इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैट का फुल फॉर्म क्या होता है। कैट का फुल फॉर्म सबसे पहले देखो क्या होता है, चिल्ड्रेन एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसका मेन तथ्य इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है ये परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में किया जाता है। इसमें कार्डों में जानवरों के चित्र बने होते हैं। तो कैट एक जानवर है, तो उस जानवर से आप इसको याद रखो कि इस परीक्षण में कार्ड में जानवरों के चित्र बने होते हैं। क्लियर? चलिए, कह रहा है जब कोई कम कद की लड़की अपनी शारीरिक कमी को छिपाने के लिए हाई हील यानी ऊंची एड़ी वाले जूते पहनती है, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? बताओ, ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? बता पाएंगे ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये डिफेंस मैकेनिज्म है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, ठीक है। क्लियर? चलो, एक व्यक्ति के सामने दो बहुत अच्छी नौकरियों के विकल्प हैं, परंतु उसे किसी एक का ही चयन करना है। ये किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है? बहुत अच्छी, दोनों तरफ बहुत अच्छी नौकरियां हैं, लेकिन किसी एक को ही चुनना है, यानी दोनों तरफ उसका फायदा ही होने वाला है। यानी अप्रोच कहाँ पे है? अप्रोच ये कल मैंने बताया था, दोनों तरफ उसका फायदा हो रहा है तो अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकार दिए गए हैं आपको,
और पूछ रहा है कौन सा सही है। देखो, कह रहा है अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, दो अलग व्यक्ति को। नहीं नहीं नहीं, इंट्रा का मतलब क्या होता था? इंट्रा का मतलब क्या होता था? इंट्रा का मतलब क्या होता था पता है आपको? इंट्रा का मतलब होता था कि आपस, खुद की, मतलब आपस में नहीं, खुद की, खुद के अंदर पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है। तो गलत हो गया। कह रहा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, एक ही व्यक्ति की। नहीं नहीं, इंटर मतलब होता था, मैंने बोला इंटर मतलब दूसरा, यानी दो व्यक्तियों की, यानी ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्यक्तित्व के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण मुख्य चेतन मन से होता है। नहीं नहीं, चेतन मन से नहीं होता है, अनकॉन्शियस मन से होता है। अनकॉन्शियस मन से होता है। मैंने बताया था ना 90% इच्छाएं, उन्होंने बोला है, सिगमंड फ्रॉयड ने बोला है 90% जो इच्छाएं हैं मन की, वो दबी रहती हैं, वो किसी के सामने लोग ला नहीं पाते। वो कारण उनके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। कह रहा है कारक विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आरबी कैटल ने व्यक्तित्व के मापन हेतु 16 पीएफ का परीक्षण विकसित किया। हाँ ये सही है, और ये आपको याद भी रखना है। 16 पीएफ पर्सनैलिटी आरबी कैटल ने दिया है, ये आप याद रखोगे। ये सारी चीजें तो मैं क्वेश्चंस में ही कवर करा देता हूँ, अलग से रटने की जरूरत ही नहीं, डोंट वरी। कह रहा है एक शिक्षक की कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमियों और अलग अलग सीखने की गति वाले छात्र हैं। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता के शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक क्या कर सकता है, सोचो यहाँ पे। शिक्षक यहाँ पे क्या करता है? शिक्षक कर सकता है कि विविधता को संसाधन माने, छात्रों की क्षमता और रुचियों में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। मैंने बोला था ना कल डिफरेंशिएटेड वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मिल गया। ठीक है, चलिए। कह रहा एक छात्र को उसके शिक्षक ने कक्षा में डांट दिया, छात्र शिक्षक को कुछ नहीं कह पाता है। अब देखो, छात्र शिक्षक को तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन घर आकर अपना गुस्सा अपने छोटे भाई को पीट कर निकाल दिया उसने। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? मैंने बोला ना कि एक का गुस्सा आप जब दूसरे पे निकालो, वो कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट कर देना, यानी एक गुस्से को दूसरे में डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, चलिए। एक साइड देखो विधियां दी गई हैं, एक साइड वो विधियां किसने दी हैं उनसे जुड़ा सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है, इसको आप लोग अगर ध्यान से करो तो बहुत 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 अच्छा सवाल है। डाल्टन विधि किसने दी है पता है आपको? फ्रोबेल ने दी। आपको मैंने बताया था डाल्टन विधि फ्रोबेल की है। क्लियर है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाल्टन विधि किसकी है? फ्रोबेल की है। अच्छा, प्रोजेक्ट विधि किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की है, ये भी मैंने आपको बताया था कल। ओके, किंडरगार्टन विधि किसकी है? हेलेन पाक्सहट की। और मॉन्टेसरी विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि किसकी है? किलपैट्रिक की है। ये जो मैंने किया है, आप बताओ ये सही है या गलत? अब आप मुझे ये बताओ सिर्फ, ये सही है या गलत है? जो मैंने आपके सामने बना के दिया है, ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बना के दिया है, ये सही है या गलत है? आप मुझे ये बताओ, बताओ बताओ, चलो बताओ, ये सही है या गलत है? आप मुझे बताओ, ये मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, मैंने कुछ भी मिला के बना के दे दिया तो आप उसे मान लोगे? बेटा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप समझ ही नहीं पाया मैंने यहाँ पे क्या किया। रुको मैं एक बार कैमरा ऑन करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे खेल क्या किया है आप लोगों के साथ, है ना। कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि मतलब जरा सी भी नई चीज़ आएगी आप लोग डर जाओगे। तो ये चीज़ मैं अक्सर अपने, जो मैं पीसीएस में टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, मैं अक्सर ये चीज़ वहाँ पे करता हूँ। एक मिनट बस मुझे कैमरा ऑन कर दो यार, एक मिनट रुको यार, बस मजा आएगी अभी थोड़ी सी। भाई साहब, आप समझ पाए मैंने यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करी है? आप जरा एक बार नंबरिंग देखो, आप कुछ मत देखो, आप एक बार नंबरिंग देखो, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, आप कुछ मत देखो, आप नंबरिंग देखो यार। आप नंबरिंग देखो यहाँ पे, ये नंबरिंग देखो क्या है यहाँ पे। वेट, ये नंबरिंग देखो यहाँ पे क्या करी है। ये नंबरिंग देखो मैंने यहाँ पे क्या करी है, ये देखो, ये देखो। देखो तो बस थोड़ा सा आपको चेंज लगा, मैंने कहा ना, मतलब डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा कुछ, तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। देखो डाल्टन विधि बेटा हेलेन पाक्सहट की है, हेलेन पाक्सहट की ही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, ये भी आप ध्यान रखो, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। सिंपल सा याद करना है, ये सवाल ही मैंने इसलिए दिया है कि चुपचाप रटो, आगे बढ़ो, इसमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की है, ये ध्यान रखना है। और मॉन्टेसरी विधि किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की है। क्लियर है? तो बेटा ये सिंपल याद करने वाला सवाल था, इसमें कुछ भी ऐड करना, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं थी आपकी। इस तरीके के सवाल आज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए डोंट वरी, मैं अभी कैमरा ऑफ करके आगे क्वेश्चंस कराता हूँ आपके। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, पर्सनैलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना से हुई है। परसोना का अर्थ मैंने बोला था कि आपको याद करना पड़ेगा, तो परसोना का अर्थ क्या है बताओ?
परसोना का अर्थ क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल में कई बार पूछा जा सकता है। परसोना का मतलब होता है मास्क, मुखौटा, बताया था कल मैंने, बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहा है चिकित्सा स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया। उनकी इस वर्गीकरण से संबंधित पुस्तक का नाम क्या, अच्छा हिप्पोक्रेटस की बुक का क्या नाम है, मैंने कल आपको बताया था, द नेचर ऑफ द मैन, ठीक है। हिप्पोक्रेटस की जो बुक का क्या नाम है, द नेचर ऑफ मैन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखिए, इन्होंने चिकित्सा और स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है हिप्पोक्रेटस ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है। चलो अब टैट यानी थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट जो होता है व्यक्तित्व के मापन के लिए, जो जिस टैट सब टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, इसके संबंध में कथन दिया है। इसके निर्माता कौन है, ध्यान रखना, मार्गन एवं मुरे हैं। और इसमें 31 कार्ड होते हैं जिसमें 30 फील्ड होते हैं, एक सादा होता है, उसमें व्यक्ति ही उसमें चित्र बनाता है बाद में, ठीक है, क्लियर, ये आपको कल मैंने बताया। अच्छा एक मैंने आपको और बताया था कि बिग 5 मॉडल, जिसको ओशियन भी बोला जाता है, किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था, मैग्ने और कोस्टा। कल मैंने कहा था ना, इसको पढ़ लेना एक बार, मैग्ने और कोस्टा, मतलब मैग्रे और कोस्टा, ठीक है, बिग 5 मॉडल। चलिए देखो, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यानी एडजस्टमेंट एक लर्निंग फेज है। इसके संबंध में मतलब ये जो समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, ये डिफिनेशन किसने दी है, तो ये डिफिनेशन दी है बीएफ स्किनर ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इदम सुख सिद्धांत पे कार्य करता है और इच्छाओं की तुरंत पूर्ति चाहता है, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, कहता है मुझे मेरी इच्छाएं तुरंत पूरी करो, मैं नहीं मानता कुछ भी, ठीक है। कह रहा है सुपर ईगो वास्तविकता के सिद्धांत नहीं, इड नहीं, ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पे होता है, ये सुपर ईगो नहीं होता है। सुपर ईगो जो है वो नैतिक मूल्यों के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो जो आंसर सही होगा इसमें केवल और केवल पहला सही होगा, ठीक है। चलिए देखो, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के भीतर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा है, जिसे सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है। बिल्कुल, कार्ल युंग ने दो में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, ठीक है। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्री मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि 6 प्रकारों में, हाँ बिल्कुल, स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए समाजशास्त्री मूल्यों के आधार पर, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर वो कहता है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था, वो अपनी असफलताओं को सही ठहराने का लिए झूठा तर्क दे रहा है। और तो मैंने बोला था जब वो झूठा तर्क दे तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है, जब वो झूठा तर्क देने लगे तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है, बताइए। झूठा तर्क देने में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं युक्तिकरण, तर्क संगति, रेशनलाइजेशन। एक युवा को एक बहुत अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन वह नौकरी उसके घर से बहुत दूर है और उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। वह व्यक्ति किस प्रकार के मानसिक द्वंद्व का सामना कर रहा है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहा है, ये आपको बताना है। यानी नौकरी बहुत अच्छी है, अच्छी नौकरी है, ठीक है, लेकिन घर से दूर जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे अप्रोच और अवॉइडेंस है, देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व क्रिएट हो रहा है। चलो ये सवाल करो, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, हेलो, अभी भय बन गया होगा आप लोगों को, यहाँ पे 1 2 3 एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है, अपन लोग याद करते हैं इसको। देखो कह रहा है कि एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ सूची 2 दी गई है, यानी एक तरफ प्रतिपादकों का नाम दिया गया है, मतलब जो उन्होंने कौन सा प्रतिपादक दिया, उनको देने वाले कौन है, ये दिया गया है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। जो समाज मिति है, सोशियोमेट्री है, ये दी है जेएल मोरेनो ने, क्लियर। जो क्रम निर्धारण मापनी है यानी रेटिंग स्केल जो है वो दिया है थर्स्टन ने, ठीक है। और जो केस स्टडी विधि है वो दिया है टाइडमैन ने, और जो एससीटी यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होता है इसको दिया है पाइन और टेडलर ने, क्लियर। बिल्कुल, समाज मिति जेएल मोरेनो ने दी है, क्रम निर्धारण मापनी थर्स्टन ने दी है, केस स्टडी विधि टाइडमैन ने दी है, और वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर ने दी है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है अगला सवाल कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये डिफिनेशन किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये परिभाषा आलपोर्ट ने दी है, क्लियर क्लियर, ये परिभाषा आलपोर्ट ने दी है। भैया जी यार, परिभाषा आलपोर्ट ने नहीं दी है, तो अब देखो मैं अगर बोल देता हूँ क्लियर क्लियर तो आप सही मान रहे हो, थोड़ा सा देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सामने वाले पे 100% भरोसा नहीं करना चाहिए,
इसे मैं आपके लिए टेस्ट करा रहा हूँ, मैं 3 से 4 बार चेक करके ला रहा हूँ सारी चीज़ें, मुझे पता है मैं इसमें बहुत एरर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर कभी कभार एक आधा एरर मिट जाए तो वो अलग बात है, वर्किंग 99% एरर फ्री ये टेस्ट है, एरर फ्री नोट्स हैं। बट अगर आपके नोट्स में कुछ और लिखा है, यानी आपने जहां से भी पढ़ाई करी वहां पे कुछ और लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आपके नोट्स में कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा, तो एक बार उसको गूगल से ऑनलाइन तरीके से क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अभी जेबी वॉटसन जी ही इसका करेक्ट आंसर है, डोंट वरी। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइट लैपटॉप की बंद हो रही है। एक मिनट, हाँ चार्जिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सवाल पढ़ो। कह रहा है मनोविज्ञान में दुश्चिंता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो दुश्चिंता यानी एंजाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने किया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी। एंजाइटी शब्द का जो यूज किया है वो सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कह रहा है शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कृशकाय, सुडौलकाय, स्थूलकाय और मिश्रित किसने वर्गीकृत किया? मैंने आपको बताया ना, एस्थेनिक, एथलेटिक, साइक्लिक और डाइप्लास्टिक, ये किसने किया है, ये किसने बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये सवाल आएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्रिचमर ने किया है, मैंने आपको कल बताया था। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है विजिबल, चलो हटो एक मिनट, पहले क्वेश्चन देखो पूरा दिखा। क्रिचमर, इसका आंसर समझ में आया? मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अभी और दिखेगा क्लैरिटी के साथ, अब और दिखेगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। अभी दिख रहा है? चलिए अगला सवाल देखते, कह रहा है गार्डन आलपोर्ट के सील गुण सिद्धांत। एक तो गार्डन आलपोर्ट का सिद्धांत है सील गुण, यानी जी डब्ल्यू आलपोर्ट जो है उनका सिद्धांत कौन सा है? सील गुण सिद्धांत। तो आपको ये याद रखना, पहले तो आप ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कह रहा इसके अनुसार व्यक्तित्व के वे कौन से गुण हैं जो सबसे प्रमुख होते हैं और पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं? यानी जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा वगैरह, ये ऐसा एक कौन सा गुण होता है? इस गुण को कहा जाता है, ध्यान समझना, इस गुण को कहा जाता है प्रधान गुण, कार्डिनल ट्रेट्स, ठीक है, कार्डिनल ट्रेट्स बोला जाता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर क्रेचमर ने बताया था स्थैनिक है ना, और एथलेटिक, साइक्लिक और डाइप्लास्टिक, तो कोई बताएगा सेल्डन ने क्या बोला था? जरा आप लोग कमेंट करके बताओ, सेल्डन ने व्यक्तित्व परीक्षण वाला ये जो पूरा सवाल है, शरीर रचना वाला सॉरी, इसमें व्यक्तित्व को कितने आधारों पे बांटा है और क्या नाम दिए हैं, जरा मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग। चलिए और देखो आप लोग कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप ही का जो कमेंट है वो मेरा मोटिवेशन है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप लोग फिर क्या कर रहे हो, इंगेज हो रहे हो कहीं ना कहीं, आप लोग इंगेजमेंट ले रहे हो, क्लास में आ रहे हो, कमेंट कर रहे हो। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अगले वीडियो में दे रहा हूँ, वैसे मैं कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ जितना दे पाता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहे नौ फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो देखो कह रहा है कार्ल युंग ने सामूहिक अचेतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, ये सही है, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का उन्होंने सिद्धांत दिया है। और अल्फ्रेड एडलर ने वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट? ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। ये मैं यहां से कर देता हूं और रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सही नहीं लग रहा, क्लास हो जाए पूरी तरीके से फिर मैं इसको देखता हूँ। समायोजन की मतलब मैं यहाँ से जैसे हाथ से पीडीएफ को ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन साथ में मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही, वो बाद में जा रही है। समायोजन की विधियों से रिलेटेड सवाल है, डायरेक्ट मेथड और कहीं ना कहीं रेप्रेशन और सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली चीज तो ये याद रखना है आपको, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके का सवाल। क्रैश प्रत्यक्ष विधियों में व्यक्ति चेतन अवस्था में रहकर समस्या का तार्किक व स्थायी समाधान खोजता है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। कह रहा दमन और समन में समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों के प्रमुख उदाहरण है। देखो मैं एक चीज कंफर्म करता हूं, नहीं, देखो प्रत्यक्ष विधियों में तार्किक समाधान खोजा जाता है, दमन और समन प्रत्यक्ष विधियां नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधियां हैं और रक्षा युक्तियों में आती हैं, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ये रिप्रेस करना, सप्रेस करना, ये तो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, तो ये कैसे सही होगा? आपको मैंने कल बताया था, ये क्या है, ये सारे क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
एक छात्र को ऐसा विषय पढ़ना पड़ रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर वह उसे नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में किस प्रकार की मानसिक द्वंद्व आता है? तो आगे भी नुकसान है, पीछे भी नुकसान है, यानी भैया अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। अत्यधिक तनाव और कुंठा की स्थिति में जब वयस्क व्यक्ति छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है तो शिक्षक के रूप में आप इसे किस डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग मानेंगे? तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, बताइए। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है रिग्रेशन का। देखो, रिग्रेशन में व्यक्ति तनाव से बचने के लिए वर्तमान स्तर से पीछे लौटकर बचपन जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इसको प्रतिगमन कहते हैं। ठीक है, चलिए। एक बहुत अधिक गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा को मुक्केबाजी में बदल दिया। पहले बहुत गुस्सा करता था, लेकिन अब उस गुस्से को उसने मुक्केबाजी में निकाल दिया। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक में बदलने वाला कार्य किस अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है? आपने नकारात्मक कार्य को कैसे में कन्वर्ट कर दिया? आपने सकारात्मक कार्य में कन्वर्ट कर दिया। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक बदलने वाला जो अप्रत्यक्ष विधि है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने वाली जो विधि है वो सकारात्मक, वो अप्रत्यक्ष विधि है। तो ये विधि है कौन सी? ये विधि है उदात्तीकरण की, सब्लिमेशन की। ठीक है, चलो एक साइड देखो आपको दिए गए हैं बॉडी फ्लूइड्स दिए गए हैं और दूसरी साइड उनका गुण दिया गया है। तो आपको ये बताना है कौन सा किससे रिलेटेड है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मेलकॉनिक होता है, मेलनकॉलिक जिसको हम कहते हैं, ये जुड़ा होता है उदास और निराशावादी व्यक्ति से। ठीक है, क्लियर। और जो कॉलरिक होता है ये जुड़ा होता है गुस्सैल, आक्रामक। और जो सैंग्विन होता है ये होता है उत्साही, मिलनसार। और जो फ्लैग्मेटिक जो होता है ये होता है शांत और निष्क्रिय। ठीक है, तो प्लीज इसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास में मैं जितना बता सकता हूँ, जैसे मेलकॉनिक उदास निराशावादी, कैलरिक वो जुड़ा होता है गुस्सैल से, सैंग्विन का मतलब होता है उसका गुण होता है उत्साही, और फ्लैग्मेटिक का गुण होता है शांत और निष्क्रिय। तो ये याद कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। देखो, व्यक्ति जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो वैलेंटाइन ने दी है। तो नाम तो भैया याद होगा परमानेंट के लिए आप लोगों को। तो चलिए, कह रहा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मापन है तो प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनर मेथड, जिसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कागज पेंसिल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्नावली विधि कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखो, हरमन रोरसा द्वारा निर्मित रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हरमन रोरसा का कौन सा परीक्षण है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इसमें 10 कार्डों की रचना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 5 कार्ड काले सफेद होते हैं, 2 कार्ड काले लाल होते हैं, 3 बहुरंगी कार्ड होते हैं। मैंने बोला था आप रटो मत, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो वहां पे भी एक बार रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो ये प्रैक्टिस में भी आ रहा है, तो इस पर रिवाइज करते रहिएगा केवल 1-2 बार। ठीक है, देखो 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? नौ फ्रायडवादी वैज्ञानिक कैरेन हॉनी। तो एक तो ये ध्यान रखना, अगर पूछे कैरेन हॉनी नौ फ्रायडवादी व्यक्ति हैं या नहीं है, तो बिल्कुल है। व्यक्तित्व विकास में किस प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कैरेन हॉनी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने सिद्धांत दिया था तो बेसिक एंजाइटी का, बेसिक एंजाइटी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मौलिक चिंता का सिद्धांत उन्होंने दिया। अगला सवाल कह रहा है व्यक्तित्व के द्विध्रुव आयाम सिद्धांत यानी बाइपोलर डायमेंशन थ्योरी और एमपीआई यानी व्यक्तित्व परीक्षण यानी एमपीआई मेंडेसली पर्सनालिटी इन्वेंटरी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? थोड़ा सा टफ सवाल है, थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, डिटेल्ड फैक्चुअल सवाल है। इसका आंसर है आइजेंग, क्योंकि कल मैंने आइजेंग के बारे में कराया था। तो आपको कल बताया था कि आपको बाइपोलर डायमेंशन थ्योरी यानी द्विध्रुव आयाम सिद्धांत और एमपीआई वगैरह थोड़ा एक बार देख लेना है, एक बार रटना नहीं, एक बार देख लेना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, देखो, डायरेक्ट मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डायरेक्ट मेथड जो दिया गया, कह रहा है बाधाओं का समाधान खोजना और अन्य मार्ग खोजना। देखो, बाधाओं का समाधान खोजना और अन्य मार्ग खोजना समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं जिनमें व्यक्ति चेतन अवस्था में रहकर तार्किक समाधान खोजता है। तो बिल्कुल सही है, जब भी बाधाओं का समाधान खोजना होगा अन्य मार्ग खोजेगा, है ना। तो ये चीज आपको जो मैंने बताई, जैसे बाधाओं का समाधान खोजना, अन्य मार्ग खोजना है, चेतन अवस्था में तार्किक समाधान होता है, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है लक्ष्य परिवर्तन यानी मूल्य लक्ष्य प्राप्त न होने पर नया लक्ष्य निर्धारित करना समायोजन की एक अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति है। देखो, मैं एक चीज क्लियर करता हूं, ये रक्षा युक्ति नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है। जैसे नया आप लक्ष्य बना रहे हो, ये एक प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल और केवल पहला सही है यहाँ पे।
देखो पंचकारक मॉडल से जुड़ा सवाल है, कह रहा है व्यक्तित्व के गुणों के संदर्भ में ओपननेस और कर्तव्य निष्ठा, जिसको खुलापन, जिसके जैसे ओपननेस हो गया खुलापन, एक होता है कर्तव्य निष्ठा यानी कंसिस्टेंटनेस जिसको बोलते हैं। ऐसे जैसे ओपननेस वाला जो व्यक्ति होता है नए अनुभवों, विचारों और रचनात्मक कार्यों को अपनाने के लिए परमानेंट तैयार रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है, ओपननेस है, बिल्कुल करेगा ही करेगा। इसके आगे वाला बताओ। अब जैसे बोल रहा है यहाँ पे कर्तव्यनिष्ठ वाला व्यक्ति जो है ये प्राय गैर जिम्मेदार होगा। नहीं, कैसे गैर जिम्मेदार हो सकता है? पढ़ के नहीं लग रहा है गैर जिम्मेदार नहीं होगा, तो केवल लग रहा है पहला सही है यहाँ। देखो एक छात्र जिसे अभिनय का बहुत शौक है वह अक्सर टीवी पर अपने पसंदीदा अभिनेता को देखकर उसी की तरह कपड़े पहनता है और उसी की तरह जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान में तनाव कम करने की एक कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तनाव कम करने का कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म? तादात्मीकरण। आप अपने ही आइडल के साथ अपने आप का तादात्म्य में स्थापित करना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल। एक परीक्षार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बार बार कड़ी मेहनत करता है लेकिन लगातार प्रयास करने के पर भी उसे लक्ष्य की सफलता नहीं मिल रही है। तो बार बार प्रयास करने में भी लक्ष्य प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाली निराशा को क्या कहते हैं? भाई बहुत मेहनत करी, पास नहीं हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो इसकी वजह से जो निराशा उत्पन्न हो रही है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन। पता है ना आप लोगों को, बहुत इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये वही चीज है। देखो कह रहा है अचेतन मन द्वारा प्रयोग की जाने वाली डिफेंस मैकेनिज्म और उनके अर्थ बताने। यहाँ पे एक साइड आपको डिफेंस मैकेनिज्म लिखे हैं और उन डिफेंस मैकेनिज्म का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, ठीक है। उन डिफेंस मैकेनिज्म का क्या अर्थ है आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेशन, तो रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा? रिप्रेशन का मतलब होता है विचारों को अपने अचेतन मन में दबा देना, दमन कर देना। जो आपके कष्टदायक विचार हैं उनको अपने तन में दबा दिया, उनको बाहर नहीं लाना चाह रहे हो आप, ठीक है। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सप्रेशन का मतलब होता है किसी इच्छा को जानबूझ के आपने रोका हुआ, सप्रेस किया हुआ है जानबूझ के, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है अपनी गलतियों को दूसरे पे थोप रहे हो आप, प्रोजेक्ट दूसरे पे निकाले दे रहे हो अपनी गलती या कमी को, ठीक है। गुस्से की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अपनी गलती या कमी को आप दूसरे पे जब थोपोगे तो वो प्रोजेक्शन होता है। इंट्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? अंतःक्षेपण का मतलब होता है कि दूसरों के गुण या भावनाओं को अपने भीतर ग्रहण करना, यानी वो सामने वाला दुखी है तो आप भी हो सकता है दुखी हो जाए, ऐसा सीन समझते हैं, ठीक है। क्लियर आ गया? चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। हम लोग अगले सवाल पे चल रहे हैं। देखो शरीर के रूप, रंग, आकार, बुद्धि और स्मृति, सीखने की गति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये एक डेफिनेशन दी गई है आपके सामने, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखी गई है। डेफिनेशन है किसकी? ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये टाइलर ने दी है। रूप रंग सब बता दिया उन्होंने, ठीक है, कल मैंने बताया था, ठीक है। देखो व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये परिभाषा किसने दी है? जो व्यक्तित्व है व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। चलिए कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता के शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कई शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। इनमें से विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सीधे सीधे पूछा है विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विनेटिका विधि के जो प्रतिपादक है उनका नाम है कार्लटन वॉसबर्न। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो है इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कह रहा है? विलियम सेल्डन द्वारा दिए गए शारीरिक रचना आधारित व्यक्तित्व वर्गीकरण में मांसल शरीर, साहसी एवं सक्रिय विशेषताओं वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? यानी मस्कुलर, करेजियस एंड एक्टिव, ऐसा कोई व्यक्ति है। सेल्डन ने जो सिद्धांत दिए हैं, मैंने कमेंट भी कराया, तो सेल्डन के सिद्धांत में अब यहाँ पे आ भी गया है, खैर। तो बताओ इनमें कौन सा आएगा? मतलब ऐसा व्यक्ति जो मस्कुलर भी है, करेजियस भी है, एक्टिव भी है, ऐसी विशेषता वाला व्यक्ति किस श्रेणी में आता है? तो वो आता था मीजोमॉर्फ में, मीजोमॉर्फ में, ठीक है। जो मीजोमॉर्फ के अंदर कैसा व्यक्ति होगा? कैसा व्यक्ति होगा? एक तो साहसी होगा, मतलब मस्कुलर होगा, बॉडी वॉडी होगी भैया, जिम वाला व्यक्ति होगा, और साहसी करेजियस जिसको कहते हैं वो वाला व्यक्ति होगा, और एक होता है सक्रिय, एक्टिव व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए समायोजन के अंतर्गत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने तथा वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये एडजस्टमेंट की परिभाषा दी है बेटा गेट्स ने। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जो परिभाषा है एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आरबी कैटल का एक कोई सवाल है यहाँ पे, मैंने ऐड किया था, मुझे याद है, क्योंकि ये सवाल ऐड करते समय मेरे से 2 बार गलतियां हुई थी, इसलिए मुझे याद है। आरबी कैटल के कारक विश्लेषण सिद्धांत के संदर्भ में, फैक्टर एनालिसिस की जगह मैं बार बार कुछ और ही लिख रहा था,
फैक्टर एनालिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट से रिलेटेड स्टेटमेंट है। कह रहा है सतही गुण वे गुण होते हैं जो व्यक्ति में बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जो बाहरी रूप से गुण दिखाई दे वो सतही गुण, और जो मूल गुण क्या होते हैं, जो व्यक्तित्व के मूल आधारभूत गुण होते हैं, जैसे आपके अंदर आपके विचार, ये सब ये सतही गुण से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब इनसे, इन मूल गुणों से ही वो सतही गुण उत्पन्न हो रहे होते हैं, सरफेस ट्रेट्स आ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। कह रहा है आइजिंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के प्रमुख आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कौन सा सही है यहाँ पे, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता आइजिंग के वर्गीकरण के प्रमुख आयाम है। बिल्कुल, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन आते हैं, बिल्कुल सही है। और देखो साइकोटिसिज्म एंड नॉर्मेलिटी यानी मनोविदलता और सामान्यता आइजिंग के वर्गीकरण में नहीं। मनोविदलता और जो नॉर्मेलिटी है ये आइजिंग के वर्गीकरण में नहीं आती, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ये रॉन्ग है, ये सही है आपका, ये रॉन्ग है। लेकिन अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो में देख के बताओ चाहे कुछ भी करके बताओ, मुझे ये कमेंट करके बताओ कि साइकोटिसिज्म एंड नॉर्मेलिटी किसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, एक छोटे छोटे होमवर्क में देता रहूँ। देखो एक छात्र आगामी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि इस परीक्षा की सफलता या असफलता से उसका आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान की भाषा में प्रतियोगिता और आत्मसम्मान की चिंता से उत्पन्न होने वाली इस मानसिक स्थिति को क्या कहेंगे, यानी उसे सफलता और असफलता का भी भय है और कहीं ना कहीं आत्मसम्मान से जुड़ी उसकी चिंता भी है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक प्रकार का प्रेशर है उसके अंदर एक प्रकार की रिस्पेक्ट और फेलियर का प्रेशर है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पाता है, सवाल है, एक व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं का स्वयं समाधान नहीं कर पाता है, वह तनाव से बचने के लिए अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय अपने गुरु या राजनेता पर छोड़ देता है। अचेतन मन की तनाव की स्थिति को कम करने के लिए कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है भाई, मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जब काम मुझसे नहीं होता है ना तो क्या करता है, अपने से बड़े पर वो काम छोड़ देता है कि भैया तुम ही कर लो, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये क्या कहता है, इसको कहता है डिपेंडेंस, आश्रित हो जाना। व्यक्ति किसी दूसरे पे आश्रित हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ विधियां दी गई हैं और एक साइड उन विधियों में क्या काम होता है ये चीज समझना है आपको। जैसे ऑटोबायोग्राफी में क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, ऑटोबायोग्राफी में क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की घटनाओं को खुद ही लिखा जाएगा। तो देखो यही तो लिखा है, चौथा ऑप्शन हो गया। अच्छा, इंटरव्यू विधि में क्या होता है, प्रत्यक्ष बातचीत की जाएगी आपसे, सीधी बात है, डायरेक्ट बातचीत करके काम किया जाएगा। और परिस्थिति परीक्षण में क्या किया जाएगा, कृत्रिम परिस्थितियां बना के आपके साथ परीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया अपना। अच्छा, ऑब्जर्वेशन विधि का क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा व्यक्तित्व के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करता। ठीक है, तो इन विधियों को एक बार आप पढ़ेंगे। इन विधियों को देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ क्वेश्चन, 2 घंटे में भी होते, 3 घंटे में भी होते, 70 सवाल कराने में तो बहुत समय लगता है। आराम से मैं 2-2 घंटे का बोल सकता हूँ। मेरा तो व्यू काउंट बढ़ेगा, आप ज्यादा देर वीडियो पे बैठोगे, बढ़िया फायदा होगा मेरा, कोई मतलब नहीं है। यहां पे जरूरत है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका समय कम है, आप तेजी से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके आगे बढ़ो। कुछ और पढ़ो, जाके ईवीएस पढ़ लो, जाके हिंदी पढ़ लो, जाके मैथ प्रैक्टिस कर लो जाके। अभी आपके समय ये सिचुएशन है, 2 घंटे की क्लासेस होती है, मैं मानता हूँ सही भी है, क्योंकि फिर एक्सप्लेन कर पाता हूं मैं अच्छे से। मुझे भी पता है ये चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ, क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आपका समय बहुत लग जाएगा। अभी इतना एक्सप्लेनेशन यूपी टेट में नहीं पूछा जाता है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वरना एक्सप्लेन करूंगा तो क्लास में फिर आपको नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। बिल्कुल, देखो मैं जानता हूं ना कि ये कैसे याद कराने हैं आपको, तो उठाने की बुक्स नहीं उठानी पड़ेंगी आपको, पता है, मैं याद करा, मतलब मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा कि आपको याद हो जाए। बट अभी समझो इस बात को कि जो जरूरी है उतना हम लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल पढ़ो, कहाँ है सवाल, बताओ सवाल लाओ। व्यक्तिगत विभिन्नता का सवाल है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो ये परिभाषा दी है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, क्लियर। देखो समायोजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये इस किसकी परिभाषा है, ये बेटा ये कॉलमैन की परिभाषा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कॉलमैन की परिभाषा है। देखो एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल यानी व्यक्तित्व परीक्षणों के अंतर्गत ईपीपीएस के मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज पता क्या किया जाता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है पर्सनैलिटी प्रेफरेंस के अध्ययन के लिए। ठीक है, पर्सनैलिटी प्रेफरेंस आपको यहाँ पे भी देखो दिख रहा है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस, तो पर्सनल प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, पर्सनालिटी प्रेफरेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो 54 नंबर्स कह रहा है, गार्डन आलपोर्ट के सीलगुण सिद्धांत के अनुसार ईमानदारी, दयालुता, मित्रता जैसे सामान्य और महत्वपूर्ण गुण जो लगभग हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? ये ईमानदारी, दयालुता, मित्रता, ये किस मतलब किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो इनको हम रखते हैं सेंट्रल ट्रेट्स में, कार्डिनल में नहीं आते, ध्यान रखना है, सेंट्रल ट्रेट्स में आते हैं। और कल मैंने कार्डिनल, सेकेंडरी ये बताए हैं, ध्यान रखना। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया है। कौन सा वर्गीकरण उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? देखो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। अब आपसे मैंने बोला था ना, 6 प्रकार नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, 3 लिख देगा, एक कोई अलग लिख देगा। तो ध्यान से समझो, मैं बताता हूं 6 प्रकार में कौन से आते थे। सैद्धांतिक आता था, ठीक है, ये सही है, सैद्धांतिक आता है, ठीक है, राजनीतिक आता है, सौंदर्यात्मक आता है, फिर इसी के साथ साथ सामाजिक भी आता है, और कौन सा आता है? धार्मिक भी आता है। तो कितने, 1 2 3 4 5, सामाजिक, धार्मिक, एक और आता है आर्थिक, ठीक है। तो ये सारे आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुडॉल को। बेटा यही नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये सुडॉल का तो क्रेचमर का है, ये किसका है? एक क्रेचमर का है, ठीक है। शारीरिक रचना सिद्धांत वर्गीकरण में ये क्रेचमर का वर्गीकरण है, ठीक है। चलिए देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता और उसके शैक्षिक महत्व के संदर्भ में कथन दिया गया है, कह रहा है कि जेंडर और भाषा, संस्कृति, लिंग और भाषा एवं संस्कृति ऐसे प्रमुख कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो बेटा ये बात तो सही है, प्रभावित तो करते ही है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है शिक्षक को कक्षा में विविधता को ध्यान में रखते हुए विषम समूह यानी हेट्रोजीनस ग्रुप, मिश्रित क्षमता वाले ग्रुप बनाने चाहिए ताकि हम अधिगम समृद्ध हो सके। बिल्कुल, आप जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी लर्निंग उतनी बेटर होती चली जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सही हो गया। देखो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के घटकों में विचार करना है आपको। यहाँ पे कौन सा सही पूछ रहा है? ईगो जो होता है वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है, बिल्कुल सही है। ईगो का काम इदम और परा अहम यानी इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना है, ये भी सही है। ईगो तो भाई वास्तविकता के बीच का काम करता है, तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। एक छात्र किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वह जानबूझकर अपनी उस इच्छा को मन में दबा देता है, सप्रेस कर देता है। अभी मैंने कराया ऊपर, जानबूझ के जब आप किसी इच्छाओं को दबाओगे तो उसे क्या कहते हैं? सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति, उसके कार्यस्थल पर बहुत अधिक अपेक्षाएं रखी गई हैं उससे, परंतु वह उन परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। समायोजन में बाधा उत्पन्न करने वाली मानसिक स्थिति क्या होगी? मतलब उससे बहुत लोगों ने आशा रख रखी है लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर तनाव आएगा, उसके ऊपर स्ट्रेस आता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, एक साइड आपको देखो यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो चलो ये सवाल हम करके देते हैं आपको, ध्यान रखना, मैं इसमें याद करा देता हूँ, हो सकता है आपको ना याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एंडोमॉर्फ होता है उसकी विशेषता होती है मोटा शरीर, सामाजिक और आराम प्रिय, ठीक है। जो एक्टोमॉर्फ होता है वो होता है दुबला पतला, अंतर्मुखी और संवेदनशील। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो होता है एकांत प्रिय, शर्मीला और चिंतनशील। और बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वाचाल, समाजी और आत्मविश्वासी। तो प्लीज इसको रीड कर लेना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। इसी मैंने इसको प्रैक्टिस करा दिया है, मुझे पता है हो सकता है सवाल ना होता आपसे, लेकिन अगर हो रहा है तो आप समझो आपकी तैयारी बहुत बेटर है फिर तो। चलो अगला सवाल क्या करा है? व्यक्तिक विभिन्नता की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? व्यक्तिक विभिन्नता की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार होती है? तो जो व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो प्रकृति होती है वो होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक, कल बताया था मैंने। देखो MMPI यानी व्यक्तित्व मापन के प्रसिद्ध परीक्षणों में MMPI का फुल फॉर्म क्या है? कुछ नहीं पूछा, सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री बोला जाता है इसको। प्लीज ये फुल फॉर्म याद रखना, अगर टेट के एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर? इसको अभी घर पे आप लोग प्रैक्टिस करना है एक बार। देखो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्तित्व का सही अर्थ है, व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक गुणों का समग्र संगठन माना जाता है। समग्र, ठीक है, सब कुछ उसमें काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं केवल आनुवांशिकता लेके बैठो, केवल बाहरी रूप लेके बैठो, केवल आंतरिक भावनाएं लेके बैठो, ऐसा नहीं, सब कुछ आता है। व्यक्तित्व के प्रमुख घटकों को बाह्य और आंतरिक गुणों में बांटा गया है। आंतरिक गुण किस ट्रेट में रखे जाते हैं? इंटरनल ट्रेट कौन कौन से हैं?
इंटरनल ट्रेट कौन कौन से हैं? विचार, भावनाएं, संवेग, यही तो आपके इंटरनल ट्रेट्स हैं। ये आपको, ये किसी को दिखते तो नहीं जब तक आप दिखाओगे नहीं। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है व्यक्तित्व के मापन की, जो प्रक्षेपी विधियां हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका बेटा मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के अचेतन मन की इच्छाओं और भावनाओं, कुंठाओं को समझना। ठीक है, देखो पंचकारक मॉडल क्या होता है? बिग फाइव मॉडल व्यक्तित्व गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिग फाइव मॉडल्स से रिलेटेड सवाल है। देखो बिग फाइव मॉडल के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्रीब्लेंडनेस, व्यक्ति सहयोगी, सहानुभूतिशील, दूसरों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखने वाले होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो न्यूट्रोसिज्म है, न्यूरोटिसिज्म जो है, ये संवेगात्मक रूप से अत्यंत स्थिर, शांत और तनाव मुक्त रहते नहीं। ये न्यूरोटिसिज्म वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। ये व्यक्ति जो होते हैं ना, न्यूरोटिसिज्म वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर, चिंता पाई जाती है, तनाव पाया जाता है, तनाव मुक्त होते नहीं है, स्थिर नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं। तो केवल और केवल पहला सही है यहाँ पे। देखो कह रहा है कि मेल एडजस्टमेंट को दूर करने के लिए शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कुछ समायोजन को अगर दूर करना है तो क्या होगा? देखो शिक्षक को छात्र के बहाने बनाने, मतलब कोई छात्र अगर बहाना बना रहा है तो छात्र के बहाने बनाने, आक्रामक व्यवहार के पीछे वास्तविक कारणों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको उचित परामर्श दो, मार्गदर्शन दो, जिससे समायोजन में महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक डॉक्टर, एक छात्र जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, परंतु मेडिकल परीक्षा में कई बार फेल हो गया है, सफल ही नहीं हो पा रहा है वो। उसने अपनी क्षमता का आकलन किया, कुशल नर्स बनने का फैसला लिया। ठीक है, ये समायोजन किस मेथड का है? मतलब ये समायोजन की किस डायरेक्ट मेथड का उदाहरण है? मतलब पहले कुछ और बनना चाहता था, जब उसमें वो नहीं बन पाया तो उसने दूसरा मार्ग खोज लिया। तो ये होता है चेंज ऑफ गोल। उसने अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर दिया है। कहीं पे है ये, हाँ ये लिखा हुआ है चेंज ऑफ गोल, लक्ष्य में परिवर्तन करना। ठीक है, चलिए तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों को सीखने की गति में अंतर होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई तेजी से सीखता है, कोई धीमे सीखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों की उम्र में थोड़ा अंतर है, उनकी बौद्धिक क्षमताएं भी अलग हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले किस विशिष्ट कारक को दर्शाता है? जब भिन्नताओं में अंतर हो तो एक विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक है? तो इसको बोलते हैं आयु एवं बुद्धि। क्योंकि एज में भी डिफरेंस है तो सीखने की गति में भी डिफरेंस है। ठीक है, एक तरफ व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं और एक तरफ उनका अर्थ दिया गया है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इस सवाल को हम लोग करते हैं बैठ के, शांति से ध्यान से देखना है। जब भी हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ होगा भाई? खुद के गुणों और क्षमताओं के प्रति जागरूक रहना। पता नहीं, खुद के ही गुण नहीं पता आप तो खुद के प्रति अगर जागरूक हो तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है समय और अनुभव के साथ व्यक्तित्व में बदलाव आना। और स्ट्रॉन्ग विल पावर का क्या मतलब होता है भाई? लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना। और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्या होता है? स्पष्ट उद्देश्यों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से काम करना। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको कवर करा दी हैं। यहाँ पे कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है आपके लिए, सारी चीजें कवर करा दी हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए, 70 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप इस क्लास में बैठ रहे हो और क्लास को पढ़ रहे हो तो प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट्स आपके बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और जो चैनल पे नए हो, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सारी अपडेट्स वहां पे मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।